क्या मैं लाइव आ चुका हूँ? एक बार कंफर्म करने दीजिएगा। मुझे लगता है जहाँ तक है मैं लाइव हूँ, है ना? एक बार देख लेते हैं। अभी तक तो नहीं दिखा रहा मेरे पास। चलिए, आ गया है ना। ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया लाइव। एक बार बस कंफर्म कर लेता हूँ, मेरे फ़ोन में भी दिखाने लग जाए। बिल्कुल लाइव आ गया हूँ, है ना? चलो, बहुत ही बढ़िया। आ जाओ फटाफट यार, शेरों। ठीक है, चलिए आ जाइए, क्लास का टाइम हो गया। ओके, तो हाय गाइस, वेलकम टू हॉली बोर्ड। मैं हूं सौरभ, आप सभी लोगों का खतरनाक साइंस फैकल्टी, और सभी लोगों का तहे दिल से पूरे जोश के साथ स्वागत करता हूं आज की आपकी अगली क्लास में। अपन ने पिछले कुछ गत दिनों में अपना दो भाग में कंप्लीट किया था यूनिट्स एंड डायमेंशंस, यानी मात्रक और मापन। ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशंस का अपन ने चैप्टर कंप्लीट किया था। दो भाग में मैंने कराया था। अपन ने थ्योरी भी पढ़ी थी, एमसीक्यू भी पढ़ा था। प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। और चैनल के वीडियो सेक्शन में भी स्क्रॉल करेंगे तो कल और परसों के वीडियो में सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, चलो तो यार एक बार तो फटाफट पहले वीडियो लाइक कर दो थोड़ा, है ना? और ज्वाइन कर लो फटाफट। पहले तो क्लास में आ जाओ सभी लोग। ठीक है, एक एक करके चलो फटाफट आ जाओ, लाइक करते जाओ और लाइव चैट में आते जाओ। फिर क्लास को शुरुआत करते हैं। मैं थोड़ा सा क्लास शेयर कर देता हूँ एक बार, है ना? जो भी बच्चे हैं, गिने चुने बच्चे कुचे, वो सभी लोग क्लास में आ जाएंगे, है ना? चलो, बहुत ही बढ़िया। तो ये हो गया एक बार आपकी वीडियो शेयर, हर जगह पे हो गई। ठीक है, और बहुत ही बढ़िया। चलिए, तो हो गई क्लास शेयर, और अब शानदार ढंग से करते हैं क्लास शुरुआत। राहुल सर भी ऑलमोस्ट खत्म करने वाले हैं। ठीक है, और इसके बाद फिर हम लोग आगे कंटिन्यू कर जाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। बस एक आपको छोटी छोटी कुछ बातें बताऊंगा, ठीक है? और फिर इसके बाद शुरू करेंगे क्लास शानदार ढंग से। आपकी जो रेलवे की यूट्यूब में क्लासेस चल रही हैं, एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी के लिए, वो शीतल मैम की क्लास पहली होती है 11 बजे, फिर योगी सर आते हैं शाम को 7 बजे, रविंदर सर आते हैं मैथ लेकर 8 बजे, राहुल सर आते हैं 9 बजे। अभी उनकी क्लास चल ही रही है, ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है। तो 9 PM पे राहुल सर आते हैं, और लास्ट क्लास मैं करता हूँ, समापन समारोह मैं करता हूँ रात के 10 बजे पे। ठीक है, और बहुत ही बढ़िया। शुभावंत और वानी बहुत ही बढ़िया, अंकुर बहुत ही बढ़िया मेरे गाय भाई, है ना? चलो तो अंकुर, स्टार्ट करते हैं क्लास को शानदार ढंग से। सभी को वेरी गुड इवनिंग। रात के 10 बज चुके हैं, क्लास का टाइम हो चुका है। सभी बच्चे जो टेलीग्राम पे ज्वाइन करना चाहते हैं मुझे, तो वो जुड़ सकते हैं साइंस बाई सौरभ सर के नाम से टेलीग्राम ग्रुप पे, जहां पे आपको इन सभी क्लासेस की पीडीएफ मिल जाएंगी। ठीक है, पीडीएफ मिल जाएंगी सारी क्लासेस की, और पुरानी बीती हुई क्लासेस की भी पीडीएफ मिल जाएंगी। मुझे आप इंस्टाग्राम पे रियल डॉट सौरभ से फॉलो कर सकते हैं। सभी भाई बंधु जो मेरे से पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं, वो इंस्टाग्राम से कनेक्ट हो सकते हैं। ऑलिव बोर्ड का रैंक बूस्टर कोर्स आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए लॉन्च है। ये आपका प्रैक्टिस बैच होने वाला है, यानी कि इसमें केवल धुआंधार आपकी प्रैक्टिस चलेगी। ये रैंक इंप्रूव करने वाला बैच है, जो कि आपका 20 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। आपको ये 979 में मिलेगा अगर आप विन कूपन कोड अप्लाई करते हैं। लेकिन ये कूपन कोड अप्लाई नहीं करना है। कूपन कोड अप्लाई करना है आपको सौरभ, क्योंकि ये कोर्स फिर आपका 979 की जगह 909 में मिलेगा। कितने में मिलेगा? 909 पे। तो आपका और इसमें डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कूपन कोड सौरभ यूज करना है, जो भी मेरे भाई बंधु अपना प्रेफर करेंगे ये बैच रैंक बूस्टर का। आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अलग अलग कूपन कोड पे, विन कूपन कोड पे 979 है, और सौरभ कूपन कोड पे ये 909 है। ठीक है, तो कूपन कोड यार फायदा मिल रहा है तो आप यूज कर लेना। ठीक है, मेरा सिर्फ बताने का यही मोटिव है सभी स्टूडेंट को, कि जो बच्चे स्पेशली चाहते हैं कोर्स सस्ते में लेना, तो उनके लिए थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ। आ जाओ चलो। आज कहाँ है मेरे सभी लोग हैं कहाँ यार क्लास में? आ क्यों नहीं रहे हैं? अरे पहली क्लास है, बहुत मजा आएगा आपको। ठीक है, पहली क्लास वालों के लिए तो आज शानदार होने वाला है। आप पुरानी वीडियोस भी जा करके देख लेना। चलो आ जाओ क्लास के साथ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मोशन आज का अपना चैप्टर था। मैंने कहा था कि अपन एक एक करके सारे टॉपिक खत्म करते चलेंगे, और साथ में अपन एमसीक्यू भी करते चलेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट किया जाए। मोशन, गति। तो सबसे पहली चीज यही है कि भैया गति, अगर ये चैप्टर हमने शुरू किया है, तो होता क्या है गति, मोशन क्या है, इसको पहले अपन समझेंगे।
तो भाई अगर आप देखें सामने अपने, मेरे भाई सभी लोग अब फोकस कर लेना, ठीक है? अब क्लास शुरू हो चुकी है, अब फालतू बातें नहीं, ठीक है? चलो अब क्लास शुरू हो चुकी है, फालतू बातें नहीं, पूरा फोकस रहेगा ध्यान से क्लास में, सारी बातें समझते हुए चलना है। अगर मैं मोशन शुरुआत किया हूं और बोल रहा हूं गति क्या है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है कि कोई भी वस्तु यदि चल रही है, ठीक है, कोई भी वस्तु क्या है, अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में क्या कर रही है, अगर अपनी स्थिति बदल रही है समय के साथ, तो वो गति कहलाती है। यानी कि इस वक्त ये आदमी आपको चलता हुआ दिखा रहा है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो व्यक्ति है इस वक्त गति में है? क्या है ये व्यक्ति? इस वक्त गति में है। मान लेते हैं इसकी गति है 5 मीटर प्रति सेकंड की। तो गति का जो सिंपल सा आपका परिभाषा हो गई वो ये हो गई कि एक पिंड को गति में कहा जाता है यदि वह समय के साथ अपने परिवेश के संबंध में अपनी स्थिति बदलता है या अपनी पोजीशन को बदलता रहता है। मतलब समय के साथ, ठीक है, अगले 1 सेकंड के बाद, अगले 2 सेकंड के बाद, अगले 3 सेकंड के बाद वो व्यक्ति अपनी स्थिति अगर बदल रहा है तो वो गति कहलाती है। ये बहुत ही छोटी सी डिफिनीशन हो गई। चैप्टर की शुरुआत भी यहीं से होती है, ठीक है, चैप्टर की शुरुआत भी यहीं से होती है। फिर अब आता है कि सर गति के प्रकार कितने हैं, कितने प्रकार की गति हो सकती है, टाइप्स ऑफ मोशन कितने प्रकार के होते हैं। तो जो सबसे पहला टाइप ऑफ मोशन है वो कहलाता है रेक्टिलिनियर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन, यानी सरल रेखीय गति या रूपांतरित गति, ठीक है। तो सबसे पहला होता है रेक्टिलिनियर, यानी सरल रेखीय गति होता है। गौतम, निशांत, रजनी, संदीप, बहुत ही बढ़िया गाइस, ठीक है। चलो सभी लोग गुड इवनिंग, फटाफट आ जाओ, है ना, फोकस करना क्लास पे। सभी मेरे भाई बहन जो जितने भी लोग आ चुके हैं लाइव क्लास में, फोकस करिएगा। तो अपन बोल रहे थे पहला क्या है, पहला प्रकार है रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन। यानी रेक्टिलिनियर का मतलब होता है किसी भी वस्तु का सीधी रेखा में गति करना। जब कोई कण या पिंड सीधे रास्ते पर चलता है तो उसे कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है, यानी कि आपका सरल रेखीय गति। अगर आप देखें सबसे छोटा उदाहरण, सबसे सरल उदाहरण है कि किसी कार का एक सीधी रोड में चलना। ये कार आप देख पा रहे हैं, ये एक सीधी रोड में चल रही है, यानी कि ये कार गतिमान है। और ये किस प्रकार का है, किस प्रकार की गति है? सरल रेखीय गति कहलाती है। तो पहला प्रकार तो ये हो गया। फिर आपसे अगर मैं पूछूं कि दूसरा कौन सा प्रकार है, तो दूसरा आप कहोगे सर घूर्णी गति है, यानी कि रोटेशनल मोशन है। क्या है? घूर्णी गति यानी रोटेशनल मोशन दूसरे प्रकार का गति है। अगर मैं कहूं रोटेशनल मोशन क्या है, तो जब कोई पिंड अपनी धुरी पर घूमता है तो उसे घूर्णी गति कहा जाता है। When a body spins about its own axis, it is said to be in rotational motion। अच्छा, तो सर क्या मतलब हुआ? धुरी पर घूमने का क्या मतलब होता है? यानी कि अपने एक्सिस के चारों तरफ घूमना, अपने अक्ष के चारों तरफ घूमना। ये क्या है? आपकी एक्सिस यानी कि अक्ष, ठीक है, यानी धुरी। आप देख पा रहे हैं ये जो चक्का है, ये देखिए, ये क्या है? आपकी धुरी है। ये क्या है? आपकी धुरी। और ये चक्का क्या है? इस प्रकार से घूम रहा है। ये चक्का किस प्रकार से घूम रहा है? इस प्रकार से घूम रहा है अपनी धुरी में, यानी अपने एक्सिस के अराउंड, अपने एक्सिस के चारों तरफ, अपने अक्ष के चारों तरफ। तो ये किस चीज का उदाहरण हो गया सर? ये हो गया घूर्णी गति यानी रोटेशनल मोशन का उदाहरण। क्लियर है? यहां तक सभी को समझ में आता है? तो दो प्रकार हो गया। जो आपका लेकिन मन में एक सवाल उठना चाहिए। क्या सवाल उठना चाहिए? सवाल उठेगा एक ये उदाहरण के बाद। सबसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे करके पहले आपको एक बात समझाऊंगा, ठीक है? पहले एक बात समझते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगर आपसे मैं पूछूं कि एक साइकिल चला रहा व्यक्ति, ये व्यक्ति साइकिल चला रहा है, एक साइकिल चला रहे व्यक्ति में कितने प्रकार के मोशन वहां पे छुपे हुए हैं, कितनी प्रकार की गतियां वहां पे छुपी हुई हैं, तो आपको यहां पे आंसर करना है, ठीक है? चलिए, तो देखिए इस वक्त क्या है, एक आदमी क्या है, आगे जा रहा है। यह व्यक्ति क्या कर रहा है मेरे भाई? साइकिल चला रहा है। तो मैं पूछूं कितने प्रकार की गतियां यहां पे छुपी हुई हैं? तो यहां पे दो प्रकार की गति छुपी है। कौन सी? पहली है सरल रेखीय गति यानी ट्रांसलेटरी मोशन। क्या है पहली?
सरल रेखीय गति है या सरल रैखिक गति। पहले प्रकार की गति हो गई सरल रेखीय गति। क्यों? क्योंकि सर ये जो आदमी साइकिल चला रहा है ये आगे की तरफ एक सीधी रोड में सीधी दिशा में जा रहा है। फिर आप कहोगे सर दूसरे प्रकार की गति क्या छुपी हुई है? तो मेरे भाई जो दूसरे प्रकार की इसमें गति छुपी है वो है आपकी कौन सी? घूर्णी गति छुपी हुई है। कौन सी? रोटेशनल मोशन यानी घूर्णी गति। कहां पे छुपी है? सर इसके चके में छुपी हुई है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सर यहां पे मुझे इसका चका दिखाई पड़ रहा है ये, और ये चका क्या कर रहा है? घूम रहा है कुछ इस प्रकार से। ये दोनों चका घूम रहे हैं कुछ इस प्रकार से, और चके का अक्ष क्या है? ये चके का अक्ष है। इस प्रकार से ये चके का रोटेशनल एक्सिस है और चका आपका गोल गोल घूम रहा। यानी किसी व्यक्ति का साइकिल चलाना दो प्रकार की गतियां बताता है, ट्रांसलेटरी और घूर्णी गति। अब एक आपके मन में डाउट आना चाहिए, मेरे सभी भाई लोगों के मन में एक डाउट आना चाहिए। अगर आप पढ़े हैं ये चीज तो आपके मन में एक डाउट आना चाहिए कि सर आप ये बताओ मुझे, चलिए पहले तो ठीक है, चलो मैंने स्लाइड में पहले यही डाल दिया तो अपन तीसरे प्रकार की गति पढ़ लेते हैं, फिर उस पे आएंगे। जो डाउट है ना वो डाउट मैं आपके दिमाग में डाल दूंगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए पहले देखते हैं तीसरे प्रकार की गति क्या है, ठीक है। तो जो दो प्रकार की गति हमने कौन कौन सी पढ़ी? सरल रेखीय और घूर्णी गति। जो तीसरे प्रकार की गति होती है वो कहलाती है कंपन गति या दोलनी गति, ठीक है। कंपन गति या दोलनी गति दूसरे प्रकार की गति कहलाती है, ठीक है। शिवा थैंक्स लॉट मेरे भाई, है ना। बिल्कुल इमेज से अगर फिजिक्स को समझोगे, ठीक है, चित्रों से अगर फिजिक्स को समझोगे तो फिजिक्स बहुत आसान हो जाएगी। और एक बार लाइक और दबा के शेयर करो, है ना, वीडियो को फटाफट। आज 50 लाइव काउंट जाना चाहिए, कम से कम वीडियो में 50 लाइव रहना चाहिए, है ना। चलो दबा के शेयर करेंगे। मैंने कहा जो तीसरे प्रकार की गति है मेरे भाई वो क्या होती है? कंपन गति या दोलनी गति कहलाती है। यानी कि जब कोई पिंड एक निश्चित समय अंतराल में, ध्यान से सुनिएगा, जब कोई पिंड एक निश्चित समय अंतराल में एक निश्चित बिंदु के इधर उधर या आगे पीछे गति करता है, चलता है, तो इसे कंपन या दोलन गति कहा जाता है। नहीं समझ में आया तो आगे एग्जांपल में समझो। पहला जो इसका उदाहरण आता है कंपन गति या दोलन गति का, वो आता है आपका स्प्रिंग मास सिस्टम। क्या है? स्प्रिंग मास सिस्टम बोला जाता है। अब देखिएगा मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, सभी लोग मेरे भाई ध्यान से समझना बात को। ये आप देखो कि ये क्या है? एक ऐसा बिंदु है, एक ऐसा पॉइंट है जिसके इधर और इधर एक पिंड क्या कर रहा है? गति कर रहा है, जो कि स्प्रिंग से जुड़ा है। जब स्प्रिंग फैल रही है तो ये पिंड इधर आ रहा है और वापस स्प्रिंग इस पिंड को अपनी तरफ खींच रही है। तो ये किस प्रकार की गति है? इसे कहते हैं कंपन गति। कंपन गति या दोलनी गति यानी ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन, है ना। एक निश्चित बिंदु के इधर और उधर पे गति करना। ठीक उसी तरह एक उदाहरण आपका पेंडुलम यानी लोलक का उदाहरण होता है। लोलक या इसे क्या बोला जाता है? पेंडुलम बोला जाता है। पेंडुलम इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। पेंडुलम का घूमना क्या है? पेंडुलम का एक निश्चित बिंदु, ये क्या हो गया आपका? इक्विलिब्रियम पॉइंट। एक निश्चित बिंदु के इधर और उधर क्या कर रहा है? दोलन कर रहा है। क्या दोलन कर रहा है? लोलक। आपका पेंडुलम क्या कर रहा है? गति कर रहा है। तो जब ये एक निश्चित बिंदु के इधर उधर आगे पीछे दोलन कर रहा है तो ये किसका उदाहरण हो गया? ये तीसरे प्रकार की गति का उदाहरण हो गया, जिसे ऑसिलेटरी या वाइब्रेशनल मोशन कहा जाता है। क्लियर है यहां तक? बिल्कुल न्यूमेरिकल भी कराएंगे, है ना मेरे भाई। न्यूमेरिकल अपन लास्ट में करेंगे, जब सारी बातें सीख लेंगे, जान लेंगे ना, तब न्यूमेरिकल लास्ट में करेंगे। क्लियर है यहां तक? कंपन और दोलन गति क्लियर हुई। तो गति कितने प्रकार की हो गई? 3 प्रकार की। एक बार रिवाइज कर लो क्या क्या थी। पहली गति थी रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन यानी सीधी दिशा में चलना। अभी मैं ट्रांसलेटरी मोशन आपको समझाऊंगा कि ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है, ठीक है। फिर दूसरे प्रकार की गति थी रोटेशनल मोशन यानी घूर्णी गति। फिर तीसरे प्रकार की गति मैंने बताया ऑसिलेटरी या कंपन या दोलन गति। तो ये 3 गति हो गई। अब मैं आपके मन में एक डाउट डालना चाहता हूं जो कि अभी तक आपके मन में आ जाना चाहिए था लेकिन नहीं आया। अब मैं कहूंगा वो डाउट क्या है?
डाउट आपके मन में यह है कि सर आपने सब कुछ बोला लेकिन आपने कहीं पे वृत्तीय गति सर्कुलर मोशन का नाम ही नहीं लिया। आपने तो सर्कुलर मोशन को बोला ही नहीं कि यह गति का प्रकार है, लेकिन हम तो सर्कुलर मोशन यानी वृत्तीय गति पढ़ते आ रहे हैं। तो मैं तुम्हें एक बात यहां पे ये समझाऊंगा मेरे लाल, मेरे भाई, मेरे करेजा, ठीक है, कि जो सर्कुलर मोशन है वो आपका किसका भाग होता है? वो ट्रांसलेटरी मोशन का भाग होता है, यानी रूपांतरित गति का ही भाग होता है। अब आप कहोगे सर रूपांतरित गति मेरे नहीं समझ में आई कि ट्रांसलेटरी मोशन का, रूपांतरित गति का जो भाग है वो वृत्तीय गति क्या है? तो मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूं कि रूपांतरित गति क्या होती है। रूपांतरित गति कुछ नहीं, सरल रेखीय गति ही होती है, लेकिन इसमें जो पिंड है, जो वस्तु है, वो एक रेखा में ना चलने की बजाय क्या करता है? एक इस प्रकार का पाथ लेता है। क्या लेता है? एक ट्रेजेक्ट्री, एक इस प्रकार का पाथ लेता है जो कि थोड़ा सा क्या है? वृत्तीय पथ है, यानी सर्कुलर पाथ है। जैसे ये व्यक्ति ने पत्थर को फेंका, ये व्यक्ति ने पत्थर को फेंका तो पत्थर कुछ इस हिसाब से गया और जाकर के जमीन में गिरा। तो ये क्या है? ये कहलाता है रूपांतरित गति, ट्रांसलेटरी मोशन। ये भी सरल रेखीय गति का ही भाग होता है। क्लियर? लेकिन अगर मैं इसका एक स्पेशल कंडीशन बना दूं, क्या बना दूं? इसकी एक स्पेशल कंडीशन बना दूं कि भैया जो यही चीज है, इसी चीज को मैं अगर एक ऐसा स्पेशल कंडीशन बनाऊं कि जो यहां पे आपका ये पैराबोलिक मोशन है, जो ये पैराबोलिक मोशन है, ये जो पैराबोलिक गति है, ये पैराबोलिक होते होते पूरा एक क्या बना ले? वृत्त बना ले। पूरा क्या बना ले? ये वृत्त बना ले। तो वो कहला जाएगा तुम्हारा सर्कुलर मोशन। क्या कहला जाएगा? वृत्तीय गति। यानी कि जो सर्कुलर मोशन है ये क्या है? स्पेशल प्रकार का ट्रांसलेटरी मोशन यानी रूपांतरित गति कहलाती है। ट्रांसलेटरी मोशन यानी रूपांतरित गति कहलाती है। यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक बात समझ में आ गई तो ठोको लाइक और आगे बढ़ते हैं फटाक से। ठीक है, तो तुमने समझ लिया गति कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कभी भी वृत्तीय गति को गति के प्रकार में मत गिनना। वृत्तीय गति ट्रांसलेटरी मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन का ही भाग होता है। क्लियर? चलिए, बहुत ही बढ़िया, है ना? चलिए सर आप अच्छा पढ़ा रहे हो, बोर्ड का बैक ब्लैक कर लीजिए आंखों के बचाने के लिए। अरे नितिन मेरे भाई, जो बच्चे को पढ़ना है ना वो काला सफेद नहीं देखा करते हैं, ठीक है? आप स्क्रीन का ब्राइटनेस थोड़ा सा लो कर लीजिए, है ना? फिर नहीं पड़ेगा आंखों में जोर। बाकी अगली क्लास में देखेंगे, है ना? ब्लैक ब्लैक कर लेंगे अगर बैकग्राउंड ब्लैक करना हुआ तो। चलो मेरे भाई, यहां तक क्लियर है सभी को? यहां तक क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है? और आज 50 लाइव जाना चाहिए, 50 लाइव जाना चाहिए आज की क्लास में। मुझे चाहिए 50 लाइव, और कम से कम नहीं तो 50 लाइक्स भी जाने चाहिए। अब हम समझेंगे क्या? अब हम समझेंगे ट्रेजेक्ट्री, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अरे प्रोजेक्टाइल मोशन का मैंने भाग लिया है, लेकिन दीपू मेरे भाई जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो भी तो गति ही है ना। तो प्रोजेक्टाइल मोशन कोई अलग गति का प्रकार नहीं है। प्रोजेक्टाइल मोशन भी आपका रेक्टिलिनियर मोशन में ही आता है ना, रूपांतरित गति में ही आता है। इतना परेशान नहीं होते, भरोसा रखो मेरे पे। प्रोजेक्टाइल पे भी बात करेंगे, है ना? आगे चल के कल वाले क्लास में प्रोजेक्टाइल ही पढ़ना है। अब बात करते हैं, पहले अभी बेसिक बेसिक बातें जान लो, है ना? फिर आगे बढ़ते हैं, है ना? बिल्कुल ढाढ़स बनाए रखो, भरोसा रखो मेरे ऊपर, ठीक है? फटफटाया नहीं करते, फटफटाया नहीं करते। तुम्हारे एक एक डाउट खत्म कर दूंगा जिस दिन मोशन खत्म होगा। और पूरा यूट्यूब छान मान लो, सौरभ सर से अच्छी कोई फिजिक्स अगर समझा दिया तो मैं छोड़ दूंगा पढ़ाना आपको। अब आपको समझना है ट्रेजेक्ट्री, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, प्रक्षेपक, दूरी और विस्थापन क्या होता है। ये मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझा दूंगा, और पूरे दुनिया में कभी भी ये नहीं भूलोगे, पूरी लाइफ आप नहीं भूलोगे कि इनके बीच का अंतर क्या होता है। देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं बोलूं ट्रेजेक्ट्री क्या है मेरे शेर, ट्रेजेक्ट्री क्या है, प्रक्षेपक क्या कहलाता है, प्रक्षेपवक क्या कहलाता है, तो जो पाथ आपने लिया, जो रास्ता आपने चुना ना, वो रास्ता किस आकार का है, बस वही ट्रेजेक्ट्री कहलाती है। यानी कि ये छोटी सी कार कुछ इस प्रकार के रास्ते पे गति कर रही है, तो ये जो इसका आकार है ना, ये रास्ते का जो आकार है, ये जो आपका शेप है, किसका शेप है? पाथ का, यानी आपके रास्ते का जो आकार है, शेप है, वो कहलाता है ट्रेजेक्ट्री, और कुछ भी नहीं होता। वो क्या कहलाता है? ट्रेजेक्ट्री कहलाता है। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है सभी को? बहुत बढ़िया।
फिर आप बात आ गई डिस्टेंस की, तो भैया यहीं से पता चलता है कि डिस्टेंस क्या हो जाएगी। सर मान लीजिए ये कार यहां से यहां तक चली, तो हमने कह दिया कि इसने कितना दूरी तय किया, तो मैं मान लेता हूं ये कार यहां से यहां तक चली, तो इसने दूरी कितनी कवर करी, 10 किलोमीटर की दूरी तय करी। कितनी करी, 10 किलोमीटर की दूरी इसने तय करी है। तो आपको पता चल गया कि डिस्टेंस क्या होता है। तो पथ का आकार है ना, पाथ का सेप ट्रेजेक्ट्री हो गया, तय की गई दूरी, उसी ट्रेजेक्ट्री में तय की गई दूरी डिस्टेंस कहला गई। और मैं अगर इस बिंदु को नाम दे दूं ए और इस बिंदु को नाम दे दूं बी, और मैं आपसे बोल दूं कि ये बताओ बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की निकटतम दूरी क्या है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, आप कह दोगे सर ये तो 1 किलोमीटर ही है। भैया जब ये कार इस तरह झूलते हुए जा रही थी, जब ये झूलते हुए जा रही थी तो 10 किलोमीटर की दूरी थी, लेकिन जब हमने ए से बी को जोड़ दिया और मैंने कहा कि ए से बी के सबसे निकटतम दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है ए और बी के बीच में, आपने कहा 1 किलोमीटर है, मान लिया, तो ये आपका कहलाता है विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट, यानी कि दो बिंदुओं के बीच की सबसे निकटतम दूरी विस्थापन कहलाती है। तो आज के बाद क्या डाउट रहेगा किसी को इसमें, इसी को डिस्टेंस में, प्रक्षेपक दूरी और विस्थापन में डाउट नहीं रखना है। अब देखिए, अब बात चली है किसकी, विस्थापन की यानी डिस्प्लेसमेंट की, यानी कि विस्थापन की अब एक पर्टिकुलर दिशा निर्धारित है, यानी कि विस्थापन का डायरेक्शन भी हुआ करता है, विस्थापन का डायरेक्शन उसकी दिशा भी हुआ करती है। यहां तक क्लियर है तुम्हें, बिल्कुल। तो सर अब जब बात आ गई दिशा की, परिमाप यानी मैग्नीट्यूड तो है ही है वह 1 किलोमीटर का, लेकिन अब दिशा आ गई, दिशा आ गई तो यहां से सर एंट्री लेता है पिक्चर में कौन, यहां पे एंट्री लेता है वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी, यानी सदिश और अदिश राशि यहां पे एंट्री लेते हैं। क्लियर है, चलो बहुत ही बढ़िया। तो यहां पे वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि क्या होती है ये अपने को देखना है। तो वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि होती है एक ऐसी राशि जिसका एक निश्चित परिमाण होता है और एक निश्चित दिशा होती है, यानी उसका परिमाण मैग्नीट्यूड भी होगा और उसका डेफिनाइट डायरेक्शन भी होगा, वो कहलाएगा वेक्टर क्वांटिटी। और मैंने पहला एग्जांपल दिया विस्थापन, सेम उसी प्रकार से वेग यानी वेलोसिटी, त्वरण यानी एक्सेलरेशन, फोर्स यानी बल, ये सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। आप किसी वस्तु पे जब बल लगाते हैं तो एक निश्चित दिशा में बल लगाते हैं, एक निश्चित दिशा में बल लगाते हैं, ठीक है। और अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी भी वेक्टर हो जाएगा, एक्सेलरेशन भी वेक्टर हो जाएगा। सबके बारे में अभी आगे अपन पढ़ेंगे कि वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, टेंशन नहीं लेने का, क्लास आज की बहुत शानदार होने वाली है ना। फिर छोटी सी चीज जान लेते हैं, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। तो ऐसी मात्राएं, ऐसी भौतिक मात्राएं जिनका केवल मैग्नीट्यूड होता है लेकिन कोई दिशा नहीं होती, वो स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। क्लियर है यहां तक, चलो। तो इनका केवल एक निश्चित परिमाण होता है और दिशा नहीं होती, जैसे कि दूरी है ना, दूरी, डिस्टेंस, डिस्टेंस आपका किसी भी आकार का हो सकता है, स्पीड यानी गति, कार्य, ऊर्जा, पावर यानी शक्ति, या विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज, इन सब का केवल परिमाप होता है, दिशा नहीं हुआ करती। यहां तक क्लियर है, बहुत ही बढ़िया। तो ये वेक्टर और स्केलर के बारे में थोड़ा सा आपको बताना था, ठीक है। चलिए, टू रिमेंबर, नहीं यार, अरे शिवा मेरे भाई, वेक्टर और स्केलर की कोई ट्रिक नहीं होती है ना, ऐसे ट्रिक थोड़ी हुआ करती है, ऐसे ट्रिक नहीं होती, बहुत सारी क्वांटिटी है भैया पूरे फिजिक्स में, है ना, सैकड़ों क्वांटिटी है जो कि वेक्टर है, सैकड़ों क्वांटिटी है जो कि स्केलर है ना, कुछ निश्चित नहीं है ना। चलो, अब आ जाते हैं स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पे। आज वाली बेसिक बेसिक समझने वाली क्लास है ना। अपन टाइप ऑफ मोशन देखेंगे, गति के प्रकार देख लिया अपन ने, फिर देखेंगे है ना हमने इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन पे न्यूमेरिकल करेंगे आखिरी में, है ना, न्यूमेरिकल करके फिर क्लास को खत्म करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन पे। चलिए, बहुत ही बढ़िया। अब आ गई बात स्पीड की यानी कि गति की, है ना। चलिए, तो गति क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी गति कहलाती है। यानी सिंपल सा अगर मैं बोलूं कि स्पीड क्या होती है, आप कहोगे आपने कितनी दूरी तय करी,
कितनी दूरी आपने तय करी और कितने समय में तय करी, वही कहलाता है गति। मान लीजिए कि आपने 50 मीटर की दूरी तय करी है और आपने 10 सेकंड में वो दूरी तय करी, तो 5 मीटर प्रति सेकंड आपकी क्या हो जाएगी, यहां पे स्पीड हो जाएगी। यानी इकाई क्या हो गई स्पीड की, इकाई क्या हो गई स्पीड की आपकी, ये इकाई हो गई मीटर पर सेकंड की, इकाई क्या हो गई मीटर पर सेकंड की हो गई। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात थी। लेकिन जो गति है वो एक क्या है, अदिश राशि है। क्या है आपकी, ये एक आपकी अदिश राशि है, माफ करिएगा, स्केलर क्वांटिटी है ना, अदिश राशि कहलाती है क्योंकि इसकी कोई दिशा नहीं होती। क्लियर। बात अब आती है यहां से किसकी, आपके आगे चल के वेलोसिटी की। तो यहां पे एवरेज स्पीड क्या होता है, इसका भी फॉर्मूला देख लेंगे, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, है ना, कुल तय की गई दूरी बटे कुल लिया गया समय, औसत गति को बताता है। अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे वेलोसिटी क्या होता है, वेग क्या होता है। तो जब ये वेग है ना, ये अब आपका वेक्टर क्वांटिटी यानी कि एक अदिश राशि कहलाता है। ठीक है, चलिए तो अब समझेंगे आपने वेलोसिटी को। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं, वेलोसिटी को समझते हैं। तो वेलोसिटी क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। क्या हो गया, समय के सापेक्ष किसी वस्तु के विस्थापन के परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है। और विस्थापन मैंने बताया था कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन होता है, यानी एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी विस्थापन कहलाती है। मान लीजिए ये बिंदु बी है और ये बिंदु ए है, तो यहां से यहां आपने जो दूरी तय करी एक निश्चित दिशा में, वो आपका विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट का बदलना समय के साथ ही वेग कहलाता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं वेलोसिटी बोलूं तो वेलोसिटी होगा डेल्टा डी बाई डेल्टा टी। इसका क्या मतलब है, इसका सिंपल सा मैं आपको मतलब समझाता हूं, बात को समझिएगा। समय के साथ यहां पे विस्थापन में बदलाव आ रहा है, यानी कि मान लेते हैं कि अभी कोई वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड से चल रही थी, 5 मीटर प्रति सेकंड से चल रही थी। ठीक है, अच्छा, अगले 5 सेकंड के बाद, माफ करिएगा, सॉरी, एक वस्तु चली, माफ करिएगा, ठीक है, मैं एक्सेलरेशन पे चला गया था। ये दो बिंदु है ए और बी, तो यहां पे कोई वस्तु थी, अब अगले 5 सेकंड के बाद एक निश्चित दिशा में वो वस्तु यहां पे आ गई और उसने 50 मीटर की दूरी तय करी, एक निश्चित दिशा में 50 मीटर की दूरी तय करी। तो मेरे भाई यहां पे क्या हो जाएगा, आपका वेलोसिटी या वेग आपका हो जाएगा कितना, 10 मीटर प्रति सेकंड का। ठीक है, तो यहां पे वेलोसिटी एक निश्चित दिशा में उस पिंड का 10 मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। ठीक है, चलिए मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव, इस बार रेलवे का क्या है, दामाद बनना है मुझे। अरे मेरे भाई बन जाएंगे आप, ठीक है, रेलवे के दामाद उमाद सब बन जाएंगे, जिसको जो बनना होगा रेलवे का आप बन जाओगे, बस मेरा साथ देते जाओ आप। ठीक है, चलो, और लाइक करते चलना है। ठीक है, वीडियो को 50 लाइक प्लस पहुंचाना है और लाइक्स भी जाने चाहिए खूब। आगे बढ़े, वेलोसिटी यहां तक क्लियर है सभी को, सभी मेरे भाइयों को क्लियर है, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अब आपके लिए यहां पे वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब चलते हैं एक्सेलरेशन की तरफ कि सर त्वरण क्या हुआ करता है, एक्सेलरेशन यानी त्वरण क्या हुआ करता है, ये बात करते हैं। तो त्वरण क्या है, अब द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। समय के सापेक्ष वेग के परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी समय के सापेक्ष यानी समय के साथ वेग के परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। सिंपल सी भाषा में मैं अगर आपको समझाऊं तो यहां पे आपको बात समझना होगा कि मान लीजिए ये कोई वस्तु अभी 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से तय कर रही है, किस टाइम पे, मान लीजिए कि एक वस्तु ने यहां से शुरू किया और अगले 2 सेकंड के बाद वो वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ रही है। फिर अगले 8 सेकंड यानी 10 सेकंड के समय पे, है ना, 2 सेकंड के बाद, यहां शून्य से शुरू किया, अगले 2 सेकंड के बाद एक वस्तु की गति बढ़ के 5 मीटर पर सेकंड हो गई, वेलोसिटी उसकी 5 मीटर पर सेकंड हो गई। फिर अगले 8 सेकंड बाद यानी 10 सेकंड पे, अगले 8 सेकंड के बाद यानी कि अगले 10 सेकंड पे
आपकी जो गति है यानी वेलोसिटी, एक निश्चित दिशा में अगर आप चल रहे हैं तो उस गति को, स्पीड को वेलोसिटी बोला जाएगा। तो मान लेते हैं उस वस्तु की जो गति है वो कितनी हो गई मेरे भाई, उसकी गति मान लो हो गई 20 मीटर प्रति सेकंड। तो मैं आपसे पूछूं कि ये कितना तेजी से त्वरित हो रही है, यानी कितना तेजी से ये एक्सेलरेट कर रही है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेग में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन, यानी डेल्टा v बाई डेल्टा टी। यानी कि जो फाइनल वेलोसिटी है ना, और माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटे t2 माइनस t1, ये होता है डेल्टा का मतलब। क्या होता है डेल्टा v का मतलब, कि वर्तमान समय में उसका वेग कितना है और पहले वेग कितना था, उन दोनों के बीच का अंतर ही डेल्टा v कहलाता है। मान लीजिए जैसे 20 मीटर पर सेकंड था और 5 मीटर पर सेकंड था, तो 20 और 5 के बीच का अंतर कितना है, 15, यानी वेलोसिटी कितनी बढ़ गई है सर, 15 मीटर प्रति सेकंड बढ़ गई है वेलोसिटी। और समय का अंतर कितना है सर, 10 सेकंड और 2 सेकंड का, यानी कि पहले 2 सेकंड में था फिर 10 सेकंड में हो गया। 8 सेकंड के समय अंतराल में 15 मीटर प्रति सेकंड एक वस्तु की जो है गति बढ़ चुकी है, यानी 15/8 क्या हो जाएगा, उस वस्तु का त्वरण हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन आ गया 15/8 और इसका जो इकाई है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होती है इकाई इसकी, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहां तक क्लियर है सभी को मेरे भाइयों को, 15/8। ठीक है, चलिए क्लियर है यहां तक, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अब बात करना है इक्वेशन ऑफ मोशन। अब क्योंकि आप यहां तक सब कुछ समझ गए, जितनी बात आपको समझनी थी, आपने गतियों के प्रकार समझ लिए, आप अब जान रहे हो स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, आप जानते हो गति, वेग और त्वरण क्या होता है, सभी लोग जानते हैं। चलिए, है ना, चलो बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, गति के समीकरण, इसके बाद ही आपको न्यूमेरिकल मिलेगा। जब तक ये नहीं समझोगे तब तक न्यूमेरिकल आपसे बनेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल इसी पे बेस्ड है। लेकिन आपको मैं गति का समीकरण बताने से पहले एक बात बताना चाहूंगा कि अब से जब हम कोई भी चीज कर रहे हैं, जब भी हम कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आगे जाकर के, तो हम हर चीज को एक निश्चित दिशा में ही गतिमान करवाएंगे। यानी कि या तो वेलोसिटी बोलो या आप स्पीड बोलो, दोनों एक ही चीज होगी, दोनों क्या होगी, सेम चीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अब हम रेक्टिलिनियर मोशन में सारी चीजें पढ़ेंगे। रेक्टिलिनियर मोशन मतलब सरल रेखीय गति में ही सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर है, तो यहां पे आपको यह बात ध्यान रखनी है। बगल में आपको सिंबल और उनका मतलब बताया गया है। यहां पे स्मॉल यू का मतलब होता है प्रारंभिक वेग यानी इनिशियल वेलोसिटी, भी का मतलब यहां पे अंतिम वेग यानी फाइनल वेलोसिटी से है, एस का मतलब यहां पे विस्थापन डिस्प्लेसमेंट से है, ए का मतलब यहां पे त्वरण यानी एक्सेलरेशन से है, और टी का मतलब टाइम यानी समय से है। चलिए, पहला जो इक्वेशन ऑफ मोशन आता है वो आता है क्या, जो पहला समीकरण है गति का वो आता है v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी, जहां पे v क्या है, आपका फाइनल वेलोसिटी यानी अंतिम वेग होता है, फाइनल वेलोसिटी, और u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी होता है, इनिशियल वेलोसिटी होता है। इस्तेमाल कैसे होगा इसका, इस्तेमाल ऐसे होगा कि मैं अगर कह दिया कि मान लो एक वस्तु, एक पिंड क्या कर रहा है, एक पिंड जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, यानी कि एक निश्चित वेग से एक पिंड आगे बढ़ रहा है। तो माना कि अभी उसका जो कांस्टेंट वेलोसिटी है 5 मीटर प्रति सेकंड है, तो आप मुझे बताओ उसका फाइनल वेलोसिटी यानी कि अंतिम वेग कितना होगा। तो आप लगाओगे पहला समीकरण गति का और आप कहोगे सर अगर कोई चीज कांस्टेंट वेलोसिटी यानी कि आपका निश्चित वेग से आगे बढ़ रहा है, वेग में कोई परिवर्तन नहीं है, तो जब वेग में कोई परिवर्तन नहीं है यानी डेल्टा भी आपका जीरो हो जाएगा, यानी यहां पे त्वरण क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी जब आपका ये एक्सेलरेशन त्वरण जीरो हो गया, यानी कि जो आपकी फाइनल वेलोसिटी है, अंतिम वेग है, वो इनिशियल वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा, यानी अभी भी वो पिंड 5 मीटर प्रति सेकंड से ही गति करेगा, 5 मीटर प्रति सेकंड से ही गति करेगा। तो इस प्रकार से इस्तेमाल होता है
गति का पहला समीकरण, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यहां तक मेरे सभी भाइयों को क्लियर है? सभी भाइयों को क्लियर है कि नहीं? चलो बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए कभी इसमें एक्सेलरेशन दे दिया और आपको यहां पे वेलोसिटी पूछा, तो भी आपको यही गति का नियम लगाना है। यानी कुल मिला के क्या ध्यान रखना है कि पहले गति का समीकरण कब हमें इस्तेमाल करना है? जब आपका अंतिम वेग दिया हो, जब प्रारंभिक वेग दिया हो और त्वरण और समय की बात कर रहा हो, तो पहला गति का समीकरण लगेगा। बात आती है दूसरे गति के समीकरण की तरफ कि दूसरे गति का समीकरण क्या होता है, तो वो दिया गया है मेरे भाई s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन, दूसरा गति का समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर दिया हुआ है। यहां पे s मैंने बोला, s आपका डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन को बताता है। यानी कि जब कभी हमें दूरी निकालना होगा, है ना, दूरी और विस्थापन यहां पे एक ही होगा। क्यों एक ही होगा? शुरू में ही मैंने बोला कि जब गति का समीकरण पढ़ेंगे और जब न्यूमेरिकल करेंगे, तो जो आप गति कर रहे हैं वो एक सीधी रेखा में कर रहे हैं, सरल रेखीय गति है, यानी दूरी और विस्थापन एक समान रहेगा। तो जब भी किसी सवाल में, जब भी किसी न्यूमेरिकल में विस्थापन आप निकालोगे, डिस्प्लेसमेंट निकालोगे, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, गति का दूसरा समीकरण इस्तेमाल करोगे। ये बराबर होता है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के। यहां पे आपको पता ही है, t आपके समय को बता रहा है, a आपके त्वरण यानी एक्सेलरेशन को बता रहा है, और s विस्थापन को, और u क्या है? प्रारंभिक वेग यानी इनिशियल वेलोसिटी को बताता है। इनिशियल वेलोसिटी को आपको बताता है। चलिए अब मान लीजिए कि कैसे इस पे सवाल बनेगा, समझिएगा। एक छोटी सी बात मैं आपको समझाता हूं। मैंने कहा कि एक वस्तु क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है, यानी एक निश्चित वेग से आगे बढ़ रही है। वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब त्वरण 0 हो जाएगा। तो आप बताइए 5 सेकंड के बाद, 5 सेकंड के बाद वो वस्तु कितना दूरी तय करेगी? यानी अगर शुरुआत में उस वस्तु की जो गति थी उसकी वेलोसिटी 10 मीटर प्रति सेकंड थी, अगर मैंने बोला कि एक वस्तु की वेलोसिटी 10 मीटर प्रति सेकंड थी, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, यानी त्वरण 0 हो गया। तो 5 सेकंड के बाद दूरी कितना तय करेगी वो वस्तु? दूरी जो होगी ut के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि ये तो शून्य हो गया, ये शून्य हो गया, तो पूरा हाफ एटी स्क्वायर शून्य हो गया, यानी कि 5 गुणे 10। ठीक है, 5 सेकंड समय हो गया और 10 वेलोसिटी, यानी 50 मीटर की दूरी उस वस्तु ने तय की रही होगी। क्लियर है? चलिए बहुत ही बढ़िया। अरे लाइक्स तो 100 तक जाएंगे। एक दिन ऐसी क्लास कराऊंगा ना, एक दिन ऐसा टाइम आएगा कि तुम्हारे सर को 100 लोग लाइव देखेंगे और 1000 लाइक होंगे उस दिन। ठीक है, ये मेरा पूरा, मेरी कोशिश रहेगी। ठीक है, आपका साथ चाहिए केवल क्लासेस में। चलिए बहुत ही बढ़िया। जो तीसरा है ना, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वो है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये आपका तीसरा गति का समीकरण कहलाता है। तीसरा गति का समीकरण, जब समय ना दिया हो, यहां पे क्या है? समय नहीं है। तो जब आपको कभी भी समय ना दिया हो प्रश्न में, तो याद रखना है कि गति का तीसरा नियम इस्तेमाल करना है। कौन सा करना है? गति का तीसरा नियम इस्तेमाल करना है जब कभी भी समय ना दिया हो और त्वरण और प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग में बात कर रहा हो। क्लियर है? चलो यहां तक क्लियर है सभी मेरे भाइयों को? बहुत ही बढ़िया। तो ये हो जाता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। यहां तक सभी को समझ में आता है? पहला सवाल इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर शानदार सवालों को करते हुए, पहला सवाल आप सभी के सामने ये रहा शानदार। बेसिक से सवाल करेंगे। अभी आ गया न्यूमेरिकल का टाइम, 40 मिनट ही मैं कराता हूं, है ना। 40 मिनट में अपन ने शानदार थ्योरी पढ़ ली। पीछे जो है गति के 3 नियम, मैंने गति के तीनों नियम आपको बता दिए, गति के 3 समीकरण, और यहां पे उन सभी का सिंबल दिया है। u प्रारंभिक वेलोसिटी, v अंतिम वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन शून्य, a एक्सेलरेशन और t समय। चलिए पहला सवाल आ चुका है। पहला सवाल पढ़िएगा आराम से, सभी लोग समझेंगे और आंसर करेंगे। ठीक है, आंसर फटाफट आने चाहिए। बस एक लाइव बचा है और 50 हम लोग टच करने वाले हैं। 49 तक पहुंच गया है। ठीक है, आज जानी चाहिए। यस, 51 वॉचिंग नाउ। बहुत ही शानदार गाइस, बहुत ही बढ़िया। चलिए मजा आ गया, 51 पहुंच गए, है ना। बहुत ही बढ़िया। यस, ये होते हैं कॉन्फिडेंस, ये होता है आप लोगों का साथ मिलना, है ना। बहुत अच्छे। चलो पहला सवाल देखिए, हमेशा एक चीज याद रखिएगा, पहले मैं आपको सवालों पे चलने से पहले बता दूं, अगर कोई चीज
रुकी हुई थी और फिर आगे बढ़ना शुरू करी है, यानी उसका प्रारंभिक वेग शून्य रहा होगा। ठीक है, यह बात याद रखिएगा। ठीक है, जब भी कोई वस्तु रुकी हुई है और फिर शुरुआत कर रही है चलना, यानी प्रारंभिक वेग शून्य होगा। यह चीज ध्यान में रख के सवाल करेंगे। ठीक है, पहला सवाल, a mass of 150 kg is accelerated in 5 seconds with a velocity of 6 meter per second to 16 meter per second. Find the acceleration. 150 किलोग्राम का एक द्रव्यमान 6 मीटर प्रति सेकंड से 16 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 5 सेकंड में त्वरित किया जाता है। त्वरण ज्ञात करिए। बच्चा बच्चा जानता है त्वरण का जो फार्मूला है वो होता है वेग में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन। तो वेग में परिवर्तन कितना हो रहा है, 16 से 6 का, यानी कि अंतिम वेग 16 था, प्रारंभिक वेग 6 था। वेग का अंतर कितना है, 16 माइनस 6। समय का अंतर कितना है, ये वेग जो बदला है वो 5 सेकंड में बदला है, यानी 10/5 कितना आ गया, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आगे बढ़ो, पहले सवाल का उत्तर आ गया 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला सवाल, दूसरा सवाल, एक पिंड विराम स्थिति से शुरू होता है और 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से त्वरित होता है। 5 सेकंड के बाद वेग क्या होगा। अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट एंड एक्सेलरेटेड एट द रेट ऑफ 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। व्हाट इज द वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकंड, ये आपको बताना है। चलो बता दो मेरे शेरों, बता दो फटाफट, है ना, और लाइक वाइक करते रहेंगे। देखिए, अब मैंने बोला आपको जब एक पिंड विराम स्थिति से यानी रेस्ट से जब कोई पिंड चले, तो मैंने बोला जब वो विराम स्थिति में था तो आपको मानना है प्रारंभिक वेग शून्य के बराबर। किसके बराबर मानोगे, प्रारंभिक वेग शून्य के बराबर मानोगे। फिर वो क्या हुआ, त्वरित हुआ। त्वरित हुआ है ना, कितने दर से, 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से। तो समय दिया है 5 सेकंड का। पूछा है कि बाद में अंतिम वेग क्या होगा, 5 सेकंड के बाद अंतिम वेग क्या होगा। गति का पहला समीकरण क्या था, v बराबर u प्लस ए टी। v बराबर u प्लस ए टी। u तो तुम्हारा शून्य हो गया, यानी v बराबर ए टी हो जाएगा। एक्सेलरेशन तुम्हारा 5 और समय कितना लगा, 5, यानी 25 मीटर प्रति सेकंड उसका अंतिम वेग हो जाएगा। डी ऑप्शन सही उत्तर यहां पे हो जाएगा मेरे भाई। क्लियर है, डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, तीसरा सवाल आप सभी के सामने। विराम स्थिति से चलने वाली एक कार 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से गति करती है। यहां पे हिंदी वाले में ये एस स्क्वायर ऊपर लगा हुआ है, ठीक है, यहां पे कंफ्यूज मत कर देना, ये यहां पे हिंदी टाइपिंग में एरर है। ये 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से गति करती है, 10 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी। देखिए बहुत ही बढ़िया सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल, शानदार ढंग से सवाल है, ठीक है। लाइक दबा के करेंगे एक बार, है ना, वीडियो में। चलो बहुत ही बढ़िया। अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। अब देखिए फिर से क्या है, रेस्ट से कार शुरू हो रही है, मतलब जब कार रेस्ट से शुरू हो रही है यानी प्रारंभिक वेग शून्य के बराबर है। प्रारंभिक वेग किसके बराबर है, शून्य के बराबर है। फिर वो त्वरित हो रही है कितने तेजी से, 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से, एक्सेलरेशन से वो एक्सेलरेट कर रही है, आगे की तरफ बढ़ रही है। आपको बताना है अगले 10 सेकंड में तय की गई दूरी। समय क्या हो गया, 10 सेकंड। लेकिन बात क्या समझनी है सर, डिस्टेंस पूछा है, दूरी पूछा है, और दूरी मतलब डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी कि गति का दूसरा समीकरण इस्तेमाल करना है। 150 बहुत ही करेक्ट आंसर है, शानदार मनोज, है ना, जय महाकाल मेरे भाई, शानदार है। 150 शुभम, राज मस्ती, है ना, कुंती, क्या नाम रखते हो यार, सुयस, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए शानदार, ठीक है। तो देखिए अब यहां पे प्रारंभिक वेग तो शून्य था, यानी कि ये तो आपका पूरा 0 हो गया। तो यानी s बराबर, दूरी बराबर हाफ ए टी स्क्वायर आ गया, यानी कि हाफ त्वरण है 3 का और समय है 100 का। कितना हो जाएगा, 2 से ये गया 50 और 50 से आई 150 मीटर का। तो आपने कितनी दूरी तय करी, 150 मीटर तय करी है मेरे भाई। अगला सवाल, अगला न्यूमेरिकल सभी लोग आंसर करेंगे। 5% क्यों नहीं, 5%, अच्छा आप लोग आपस में, यार एक तो तुम लोग आपस में पता नहीं क्या बात करते रहते हो। चलो आगे बढ़ो यार, 60 भी पहुंचा ही दो, 50 क्रॉस कर गया तो 60 भी पहुंचा ही दो। यदि एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, मेरे शेरों बताना है, यदि एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है और 45 सेकंड के बाद रुक जाती है, तो मंदता क्या होगी, रिटार्डेशन क्या होगी।
रिटार्डेशन क्या हो जाएगा? इफ अ कार इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ, देखिए अब कार रुकी हुई नहीं थी, है ना, अब वो रेस्ट से नहीं स्टार्ट कर रही है ना, विराम अवस्था से नहीं स्टार्ट कर रही है, पहले से ही दिया हुआ है कि एक कार गति कर रही है, यानी कि प्रारंभिक वेग ही 72 किलोमीटर प्रति घंटा से दिया हुआ है। फिर बोला है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही वह कार 45 सेकंड में, समय दिया है तुम्हारा कितने का, समय दिया है 45 सेकंड का, बोला है 45 सेकंड के बाद रुक जाती है, तो मंदता क्या होगी, रिटार्डेशन क्या होगा। ठीक है, चलिए, है ना, तो देखिएगा, बात समझिएगा मेरी। यहां पे हम कौन सा गति का पहला समीकरण इस्तेमाल करेंगे, क्यों, क्योंकि उसी में मंदता रहता है, एक्सेलरेशन की बात कर रहा है। रिटार्डेशन कुछ नहीं है, घटते हुए एक्सेलरेशन को कहते हैं ना, घटते हुए त्वरण को ही रिटार्डेशन कहा जाता है, घटते हुए त्वरण को ही रिटार्डेशन कहा जाता है। तो v बराबर u प्लस एटी हो गया मेरे शेर, बहुत ही बढ़िया। देखो, तो अब तुम्हें क्या बताना है, देखो अब लास्ट में आकर के क्या हो गया, लास्ट में आकर के तो रुक गया ना वो, जब रुक गया यानी कि जो आखिरी अंतिम वेग है वो तो शून्य के बराबर हो गया, अंतिम वेग क्या हो गया, शून्य के बराबर, तो ये तो तुम्हारा जीरो हो गया, यानी u बराबर कितना आ गया, सॉरी एटी बराबर कितना आ गया, माइनस यू। ठीक है, यहां से एक्सेलरेशन क्या आ गया, माइनस यू बाई टी, यानी शुरू में 72 था और यहाँ पे 45 सेकंड, लेकिन 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 72 किलोमीटर प्रति घंटा था ना, तो मेरे शेर इसको पहले तुम मीटर प्रति सेकंड में बदलोगे, क्यों, क्योंकि इकाई यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दी है, तो यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए इसको 5/18 से गुणा कर दो, ये तो गणित में पढ़ा ही होगा, 18 चौको 72, 5 चौको 20, यानी कि प्रारंभिक वेग 20 मीटर प्रति सेकंड था, त्वरण कितना हो गया, 20/45, 20/45 यानी 4/9, और 4/9 मतलब 0.44 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 0.44 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, 0.44 किसका किसका आ गया, चलो सभी को क्लियर है यहां तक मेरे भाई, बहुत ही बढ़िया शेरों, बहुत ही शानदार, है ना, यहां तक क्लियर है ना। तो इस प्रकार के गति के नियम के सवाल आते हैं पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसी प्रकार के गति के नियम के सवाल आपके परीक्षा में आएंगे, यहां तक क्लियर है। चलो अगला सवाल है, पांचवा सवाल, आप थोड़ा सा कुछ इस प्रकार के सवाल करो, जो इस प्रकार के सवाल भी बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है, ये वाला सवाल करके दिखाओ फटाक से। If the velocity time graph of a particle is represented by y equals to mt plus c, then the particle is moving with, यदि किसी कण का वेग समय ग्राफ y बराबर mt plus c द्वारा निरूपित हो तो कण चल रहा है किस गति से, क्या वो कांस्टेंट स्पीड यानी एक समान चाल के साथ चल रहा है, या एक समान वेग यानी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रहा है, एक समान त्वरण के साथ चल रहा है, या परिवर्ती त्वरण के साथ चल रहा है। अगर उसका क्या दर्शाया गया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है mt प्लस सी, यानी कि आपको ये क्या दिया है, एक रेखीय गति का एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया है मेरे भाई, ये क्या दिया है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया है, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y बराबर mx प्लस सी, mx प्लस सी होता है, ठीक है। चलिए तो आप देखिए ये यहां पे वेलोसिटी और टाइम ग्राफ है, पहले ये समझो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ में एक्स एक्सिस में यानी वाई एक्सिस में, माफ करिएगा वाई एक्सिस में वेलोसिटी होता है और आपका एक्स एक्सिस में क्या होता है, समय होता है, और आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, यानी जो वाई है ये यहां पे वेग को दर्शाता है, और जो आपका एक्स है ये यहां पे समय को यानी टाइम को दर्शाता है। यहां पे x क्या दर्शा रहा है, x आपका क्या दर्शा रहा है यहां पे मेरे भाई, ये समय को दर्शा रहा है, ठीक है। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करोगे dy बाई dt, तो ये अब तुम्हारा क्या कहलाएगा, त्वरण, और ये कितना हो जाएगा, समय के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आएगा m, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, यानी कि dy बाई dt, y वेलोसिटी था तो वेलोसिटी का समय के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dy बाई dt होगा, जो कि त्वरण कहलाता है, क्योंकि त्वरण का तुमने फार्मूला पढ़ा था डेल्टा v बाई डेल्टा t, है ना, तो त्वरण क्या हो गया, dy बाई dt, तो एक्सेलरेशन किसके बराबर आया, m के बराबर, और m क्या है, इस लाइन का स्लोप है, m क्या है, m आपका इस लाइन का स्लोप है, और m स्लोप क्या होगा, किसी भी रेखा का ये निश्चित भाग होता है,
कांस्टेंट पार्ट होता है, यानी त्वरण तुम्हारा कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट एक्सेलरेशन सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे सवाल, छठवां सवाल सभी लोग करेंगे आंसर फटाक से। स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कुंती बहुत ही बढ़िया है ना। स्लोप बन रहा है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर था। दीपू है ना, और नकुल बहुत ही बढ़िया यार, प्रिंस, राहुल बहुत शानदार। नहीं, निगेटिव साइन नहीं होगा प्रिंस मेरे भाई। पिछला जो रिटार्डेशन वाला सवाल था ना, उसमें निगेटिव साइन नहीं होगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी वहां पे रिटार्डेशन जैसा नाम ले लिया है। ठीक है, तो जब हम एक्सेलरेशन बोलते तो निगेटिव साइन आता, लेकिन आपने रिटार्डेशन जब बोल दिया ना, तो निगेटिव उसी के अंदर ही छुप गया, है ना, वो छुप गया उसी के अंदर। अब अगला सवाल, इसका सवाल का आंसर सभी का आना चाहिए। द मोशन ऑफ व्हील्स ऑफ बुलक कार्ट while मूविंग ऑन द रोड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सड़क पर चलते एक बैलगाड़ी के पहियों की गति किस चीज का उदाहरण है ना। सुयस आपका भी था मेरे भाई, बहुत ही बढ़िया। तो ये है ट्रांसलेटरी और रोटेटरी मोशन का एग्जाम्पल। बिल्कुल आप लोग समझ गए, आप लोग समझ गए, मेरा पढ़ाना सफल रहा। स्थानांतरीय या रूपांतरित गति और घूर्णी गति का उदाहरण होता है। देखो जैसे ये है, रास्ते में क्या चल रहा है, बुलक कार्ट चल रही है मेरे भाई, है ना। तो बुलक कार्ट क्या चीज है, पहली चीज तो बुलक कार्ट का जो चक्का है, बुलक कार्ट का जो चक्का है वो आपका क्या कर रहा है, वो आपका क्या कर रहा है, घूर्णी गति कर रहा है। घूर्णी गति कर रहा है अपने अक्ष के अलोंग, ऐसे कर रहा है घूर्णी गति, और वो आगे भी बढ़ रहा। तो यहां पे आपका घूर्णी गति भी कर रहा है, और वो आगे क्या कर रहा है, रेखीय गति भी कर रहा है। क्या कर रहा है, आपका रेखीय गति भी कर रहा है। अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। निम्नलिखित में से स्केलर मात्रा कौन सी है, अदिश राशि कौन सी है, बता दो। क्लियर है? दीपू, दीपू बहुत मस्ती मार रहा है। चलिए, बहुत ही बढ़िया गाइस, ये होता है, ये होता है कॉन्फिडेंस, है ना। चलिए, टेलीग्राम से जरूर जुड़िए गाइस, ठीक है। साइंस बाई सौरभ सर सभी को मैं बता दे रहा हूं, जिनको भी पीडीएफ चाहिए, ठीक है। तो उसमें अभी बहुत कम बच्चे हैं, क्योंकि अभी कुछ क्लासेस से ही बच्चे वहां पे जुड़ना शुरू किए हैं। तो इसमें आप जरूर जुड़िएगा, टेलीग्राम का ग्रुप है, ठीक है। सभी को पीडीएफ मिल जाएंगी, और आपको नोटिफिकेशन भी आ जाया करेगा क्लास का, है ना। इसमें जरूर जुड़िएगा सभी लोग। क्या होगा अगला सवाल, डी ऑप्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, वेलोसिटी, फोर्स, एंगुलर मोमेंटम। बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल करेक्ट आंसर होगा। इसमें हिंदी से गलत लिखा हुआ है ना, विस्थापन नहीं होगा, हिंदी से गलत लिखा है, ठीक है यार। यहाँ पे हिंदी से कैसे, बला घूर्ण, एंगुलर मोमेंटम भी नहीं होता है ना, ये तो कोणीय संवेग होता है। एंगुलर मोमेंटम बला घूर्ण थोड़ी होता है, कोणीय संवेग होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल, थोड़ा सा उसमें मिस्टेक है, कोई नहीं, उसको आगे ले लेंगे, फिर कभी ले लेंगे उस सवाल को। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक करेक्ट आंसर है ना। दीपू बहुत तेज है सर। चलिए बहुत ही बढ़िया, अरे तुम सब लोग बहुत तेज हो यार, बहुत तेज हो तुम लोग, बहुत खतरनाक वाले लड़के हो तुम लोग। और कल मजा आएगा, कल शुरू में न्यूमेरिकल करेंगे, कल शुरू में न्यूमेरिकल करेंगे, फिर इसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन करेंगे, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन के बाद फिर हम साइन कन्वेंशन पढ़ के उसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे, और फिर पढ़ेंगे न्यूटन के गति के नियम। तो कल वाली क्लास आज की क्लास से भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कल वाली क्लास में बिल्कुल भी मिस मत करना, ठीक है। चलिए, हाँ हिंदी इंग्लिश चेंज था उसमें, है ना। एन ऑब्जेक्ट विद अ कांस्टेंट स्पीड, एक समान गति वाला पिंड क्या रहता है हमेशा, बताओ। ये लगभग आखिरी सवाल भी है, फिर कल वाली क्लास धुआंधार रहने वाली है आपकी। कल वाली क्लास तो एकदम फाड़ू होगी, मजा आ जाएगा तुम्हें। शुरुआत ही न्यूमेरिकल से करेंगे, फिर इसके बाद पढ़ेंगे थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में, फिर इसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे, फिर इसके बाद पढ़ेंगे न्यूटन के गति के नियम, और फिर करेंगे उस पर सवाल। ए ऑप्शन, इज नॉट एक्सेलरेटेड, एक समान गति वाला पिंड इज नॉट एक्सेलरेटेड, त्वरित नहीं होता। बिल्कुल, एक समान गति वाला पिंड यानी कि कांस्टेंट स्पीड, यानी कि वेलोसिटी, उसका वेग क्या है, कांस्टेंट है। और वेग कांस्टेंट का मतलब, अगर त्वरण क्या हो जाएगा, डेल्टा v बाई डेल्टा टी क्या हो जाएगा, ये तो शून्य के बराबर, यानी त्वरित हो ही नहीं रही है ना। इज नॉट एक्सेलरेटेड, है ना। सर इतना कम पढ़ाते हैं, सुयस मेरे भाई 1 घंटा हो तो गया, कितना कम पढ़ाऊं, टाइम भी तो लगता है इतना कंटेंट बनाने में। क्या चाहता है, कितना देर पढ़ाऊं मैं। और वो थोड़ा बहुत तो इंसान आगे पीछे हो जाता है ना, तेज तेज धीमा हो जाता है, तो 4-5 मिनट आगे पीछे हो जाता है। क्लियर है यहां तक, 8वां सवाल तक यहां तक क्लियर है। चलिए, टाइम नजदीक है, ऐसे गुरुदेव पूरा कंप्लीट ना हो पाएगा टाइम। चलिए ठीक है, कोई नहीं, अपन बढ़ा लेंगे, है ना। धीरे 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 कंटेंट अपन बढ़ा लेंगे आगे, ठीक है। यार देखो, बनाने में टाइम लगता है, तुम्हें तो लग रहा है पढ़ने में मजा आ रहा है, लेकिन जो तुमने शुरू में इतनी अच्छी अच्छी फोटो देखी है, जो तुमने इतनी अच्छी अच्छी शुरू में ये फोटो देखी है ना, इन सब में बहुत टाइम लगता है मेरे भाई, है ना। इन सब चीजों में बहुत टाइम लग जाता है बनाने में। चलिए, तो
ये क्या हो गया? ओहो, पीडीएफ कहाँ गई मेरी? एक सेकेंड। ओहो, हाँ चलिए, तो ये वाला लास्ट वाला सवाल था, ठीक है। हाँ एक और सवाल है यार, अभी 9वां सवाल भी है, क्या बात कर रहे हो? ये 9वां सवाल तो मैंने कल ही करा दिया था, डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज सेम एज दैट ऑफ वर्क, ये कल वाला ही सवाल है, ठीक है। चलिए, तो यहीं पे खत्म होता है। बस मेरे को ये बताना चाहिए था आपको कि यार मतलब ठीक है, चीजें थोड़ा सा जितना आपको लग रहा है कि समय नजदीक है, मुझे पता है, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, अगली क्लास से अपन बढ़ा लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कराओ मिक्स, वेरी नाइस सेशन। चलो यार देखो, अब ठीक है यार, हर हर लोग का अलग अलग डिमांड होती है, ठीक है। और तो अब मैं अपने हिसाब से चलूंगा, ठीक है। और आप लोग बस ये ध्यान दो कि आपको क्या करना है, 25 में 25 लेने लाने हैं कि क्या करने हैं, ठीक है। चलिए, तो एक और छोटी सी चीज लास्ट में फाइनल बात करने से पहले, आप में से जो बच्चे, आज लास्ट डेट है विंटर सेल की, ठीक है, आज 16 दिसंबर है और लास्ट डेट है, तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट इस समय पे चल रहा है, तो आप लोग देख लेना डिस्काउंट, और सौरभ कूपन कोड अप्लाई कर दोगे तो यही जो 50% का डिस्काउंट हो जाएगा, है ना, तो इसको अप्लाई कर लेना। चलो यहीं पे खत्म होता है। बाकी रही यार मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात, है ना, तो और अगर किसी को लगता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो देखिए क्वेश्चन प्रैक्टिस की अलग क्लास आपकी ऑलरेडी 2 PM पे चल रही है, और वो क्लास आपको पता है योगी सर ले रहे हैं साइंस की, है ना। तो आप एक काम करो, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं ना, तो वो योगी सर की क्लास में आप जा करके साइंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस किया करो। और मेरी जो क्लास रहती है, मैं अभी आपका कम से कम 30 दिन, आपको मैं चाह रहा हूं कि इतना सारा थ्योरी पढ़ा दूं, थ्योरी आपकी चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी हो, इतनी सारी थ्योरी पढ़ा दूं कि फिर इसके बाद जब आप एमसीक्यू करने उतरो तो कोई एमसीक्यू बचे नहीं, ठीक है। तो मैं इसीलिए थ्योरी और एमसीक्यू दोनों लेके चल रहा हूं। मैं कोशिश करता हूं कि अगले 40 मिनट में आपको थ्योरी बढ़ाऊं, 40 से 45 मिनट में थ्योरी पढ़ाऊं अभी, और फिर लास्ट में एमसीक्यू कराऊं, ठीक है, क्योंकि मेरा मोटिव है 30 दिन तक थ्योरी पढ़ाना, और फिर अगले 30 दिन तक मैं धुआंधार एमसीक्यू करा दूंगा तुम्हें, ठीक है। तो 25 में 25 की गारंटी मैंने ली है तुम्हारी, तो यार भरोसा दिखाना पड़ेगा, है ना, ठीक है। और आपको मेरे हिसाब से चलना होगा, मुझे आप लोग अपने हिसाब से मुझे मत चलाने की कोशिश करो, नहीं तो आप औंधे मुंह गिर जाओगे, है ना। चलिए, टॉपिक सही है, चलिए बहुत ही बढ़िया, यहां तक क्लियर है। टॉपिक सही है ना, बहुत ही बढ़िया, टॉपिक सही है, बहुत सारे मेरे भाई लोग बोल रहे हैं टॉपिक सही है। हाँ बहुत ही बढ़िया। चलिए, तो यहाँ पे खत्म करते हैं क्लास को, वीडियो लाइक जरूर करिएगा सभी मेरे भाई बंधु, जिनको भी जुड़ना होगा तो साइंस बाई सौरभ सर, है ना, साइंस बाई सौरभ सर, इस नाम से आप सर्च करो टेलीग्राम ग्रुप, और अभी उस पे जाकर के जुड़ जाओ, और क्लास की पीडीएफ आपको वहीं पे मिल जाएगी। मैंने कहा कल का शेड्यूल सुनते जाओ, सभी के सभी कल का शेड्यूल भी सुनते जाओ। कल अपना गति का दूसरा भाग है, ठीक है, मोशन यानी गति का अपना कल दूसरा भाग है, क्या है, भाग 2। कल क्या क्या पढ़ना है, कल पहले शुरुआत करेंगे न्यूमेरिकल से कम नहीं तो 5 से 10 अपन न्यूमेरिकल लगाएंगे। न्यूमेरिकल के बाद हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में, है ना, अलग अलग मोशन के प्रकार जो बचे हैं, फिर उनसे संबंधी न्यूमेरिकल लगाएंगे, और फिर पढ़ेंगे न्यूटन के गति के 3 नियम, और फिर लास्ट में फिर से सवाल करेंगे। तो कल वाली क्लास जरूर आपकी गति की लंबी होगी, क्योंकि कल हमको गति खत्म करना है, इसके बाद फिर हम बढ़ेंगे आगे अपनी दूसरी क्लास में, है ना, ऊर्जा शक्ति और कार्य की तरफ आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो कल गति की आखिरी क्लास हो जाएगी। यहां तक सभी को मजा आ गया, बहुत ही बढ़िया। तो लाइक जरूर करेंगे, गुड नाइट सभी मेरे भाई, और लाइक करके 84 है 100 पहुंचा दो, ठीक है, 100 लाइक पहुंचा दो। चलो टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। कल